Good morning everyone. So today we are going to learn about the chapter. Good morning everyone. So today we are going to study about work and energy. इसके बारे में हम लोग पहले भी बचपन में या जूनियर क्लासेस में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं कि वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होता है. अब इस क्लास में we are going to learn about different forms of energy, power, conservation of energy और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में थोड़ा समझेंगे. Introduction. All living beings need food. Living beings have to perform several basic activities to survive. We call such activities like life processes. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सभी को एनर्जी चाहिए ताकि वो अपने लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, कोई भी काम हो जिससे वो अपने लाइफ को प्रॉपर्ली कैरी आउट कर सके, उसके लिए एनर्जी चाहिए. द एनर्जी फॉर दीज प्रोसेसेस कम्स फ्रॉम फूड. तो इन सभी प्रोसेसेस को करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो हमें कहाँ से मिलता है? फूड से. तो फूड एक तरह का फ्यूल हो गया हमारे बॉडी के लिए. सो व्हाट इज वर्क? देयर इज अ डिफरेंस इन द वे वी यूज द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ एंड द वे इट इज यूज्ड इन साइंस. तो हर इंसान के लिए वर्क को डिफाइन करने का अलग अलग तरीका है और साइंस जिस टर्म्स में वर्क को डिफाइन करता है वो काफी अलग है. एक स्टूडेंट के लिए या एक टीचर के लिए वर्क डन मींस बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, इसका मतलब उसने अपना काम किया है. अगर वो खेल रहा है तो इसका मतलब उसने अपना काम नहीं किया, he has not done a single work. इसी तरीके से अगर एक स्पोर्ट्समैन की बात करें, एक स्पोर्ट्स टीचर की बात करें, तो उसके लिए वर्क डन का मतलब हो गया कि किसी ने उठ के फिजिकल एक्सरसाइज किया, उसने स्पोर्ट्स खेला, क्रिकेट खेला, बैडमिंटन खेला, इस तरह के एक्टिविटीज किए, इसका मतलब उसने काम किया. एक ऑफिस गोइंग इंसान के लिए वो अगर टाइमली अपना ऑफिस जा रहा है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिख रहा है, साइन कर रहा है, तो इट मीन्स ही इज डूइंग हिज वर्क. मगर साइंस के टर्म्स में वर्क को हम ऐसे डिफाइन नहीं करते. नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड. यही कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स है. इन डे टू डे लाइफ वी कंसिडर एनी यूजफुल फिजिकल एंड मेंटल लेबर एज वर्क. एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग इन अ फील्ड, टॉकिंग विद फ्रेंड्स, हमिंग अ ट्यून, वॉचिंग अ मूवी, अटेंडिंग अ फंक्शन आर समटाइम्स नॉट कंसिडर्ड टू बी वर्क. तो डे टू डे लाइफ में अगर हम किसी भी ऐसा फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद हो, यूजफुल हो, उसे हम वर्क कहते हैं, या जिसमें हमारा एनर्जी खर्च हो रहा हो उसे हम वर्क कहते हैं. मगर कई बार फील्ड में खेलना, बच्चों का खेलना कूदना, दोस्तों से बातचीत करना, कार्टून देखना, टीवी देखना, मूवी देखना, कोई फंक्शन या पार्टी को अटेंड करना, ये सब हमारी सोसाइटी में वर्क डन नहीं कहलाता है. ये लगता है कि एक लीजर एक्टिविटी है जिसमें कोई काम या फायदा नहीं हुआ. प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, रीडिंग बुक्स, अटेंडिंग क्लासेस, these activities involve lots of energy and we say work is being done. जबकि एग्जाम की तैयारी करना, बुक्स पढ़ना, क्लासेस को अटेंड करना जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होता है, खर्च होता है, उसे हम वर्क डन कहते हैं. Now what constitute works done depends on the way we define it. तो हर इंडिविजुअल के लिए मैंने आपको पहले भी कहा कि वर्क का डेफिनेशन अलग अलग होगा. साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क. साइंस के हिसाब से हम किसको वर्क डन कहेंगे? अ गर्ल पुल्स अ ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस. द गर्ल हैज एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन दैट ट्रॉली एंड इट इज डिस्प्लेस्ड, देयरफॉर वर्क इज डन. अगर एक लड़की एक ट्रॉली को खींच रही है तो खींचने के लिए उसे थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है और ये ट्रॉली में नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. Then we can say according to science कि work is being done. So two conditions are necessary for a work to be done. A force should act on an object. जैसे यहाँ पे एक force act हुआ, इसने इसको अपनी ओर खींचा. Secondly, the object must be displaced. इसका net displacement
होना चाहिए, इसमें मूवमेंट आना चाहिए, तभी हम वर्क डन कहेंगे. So a force should act and there should be a net displacement, only then according to science work is being done. अब मैं इसको पुश कर रहा हूँ, पूरा फोर्स लगा रहा हूँ, ताकत लगा रहा हूँ, मगर ये वॉल नहीं हिल रहा है, तो इसका मतलब मैंने कोई भी वर्क नहीं किया, वर्क डन इज 0. So two conditions important for work done is force should act on an object, secondly object must be displaced. Work done by a constant force. Work done can be defined as the product of the force and displacement. So work done is equals to force into displacement, F into S. If force is 1 Newton and displacement is 1 meter, then the work done by the force will be 1 Newton meter. Unit of work is Newton meter or joule. So 1 Newton meter is equals to 1 joule. तो वर्क डन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? बेसिकली इट इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर, तो वर्क डन का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर. एंड 1 न्यूटन मीटर को हमने क्या डिफाइन कर दिया? जूल, 1 जूल के इक्विवेलेंट. Thus 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force. तो 1 joule amount of work हम किसको कहेंगे? अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं जिसके वजह से 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 1 न्यूटन फोर्स लगाया और उसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है in the direction of the force, then it is said to be 1 joule. Work done is positive when the force applied is in the direction of displacement. अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, then the work done is positive. ये इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी काम आता है एंड 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछा जाता है. So when is work done said to be positive? When the force applied is in the direction of displacement. Work done is negative if the force applied is in the opposite direction to the displacement. फोर्स हमने इस साइड लगाया और डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, देन वर्क डन इज नेगेटिव. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क डन इज पॉजिटिव. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देन द वर्क डन इज नेगेटिव. फॉर एग्जांपल हम साइकिल में पैडल लगा रहे हैं, पैडल कर रहे हैं, तो फोर्स भी सामने की ओर लगा रहे हैं और नेट डिस्प्लेसमेंट भी सामने की ओर हो रहा है. मगर जैसे ही ब्रेक लगा रहे हैं तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट अभी भी सामने की ओर हो रहा है. तो ये दो केस हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क का. नाउ लेट अस कम टू द कांसेप्ट ऑफ एनर्जी. द ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क सेड टू पोजेस एनर्जी. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें काम करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, तो हम कहते हैं कि उसमें एनर्जी है. कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फ्यूल चाहिए जो कि रिलीज होगा तो ही काम हो पाएगा. सो द कैपेसिटी टू डू वर्क इज सेड टू बी एनर्जी. द ऑब्जेक्ट व्हिच डज द वर्क लूजेस एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच द वर्क इज बीइंग डन गेन्स एनर्जी. तो जो ऑब्जेक्ट एनर्जी खर्च करेगा वो काम कर रहा है. जो आदमी काम करेगा उसको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा. कोई भी काम करने के लिए यू विल हैव टू स्पेंड एनर्जी. व्हेयरएज जिस ऑब्जेक्ट पे काम होगा वो एनर्जी गेन करेगा. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है. तो मैं कोई एनर्जी, मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, इफ आई एम पुशिंग दिस ऑब्जेक्ट तो आई एम स्पेंडिंग सम एनर्जी. और वो ऑब्जेक्ट जो कि रुका हुआ था वो मूव करने लगा, सो दैट इज बीइंग एबल टू मूव बिकॉज उसने मेरे एनर्जी को ले लिया. मैंने खर्च किया और वो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो गया. एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी टू डू वर्क. द यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क, दैट इज जूल. तो इसका यूनिट भी क्या हो गया? वर्क के जैसा ही हो गया, which is equivalent to joule. 1 joule is the energy to do 1 joule of work. तो 1
करना होगा ताकि हम 1 जूल वर्क काम कर सकें. And 1 kilojoule is equals to 1000 joules. Now there are different forms of energy. ये हम लोग पहले से जानते हैं. Various forms of energy includes mechanical energy. Mechanical energy आपको याद रखना है. This is potential energy plus kinetic energy. So what is mechanical energy? Potential energy plus kinetic energy is mechanical energy. Heat energy, chemical energy, electrical energy and light energy. So these are different forms of energy. आप यहाँ देख सकते हो potential energy, gravitational, chemical, elastic, nuclear, electrical, kinetic energy, sound, thermal, wind, light, electrical. So these are different forms of energy. यहाँ पे basically we are going to concentrate on mechanical energy, that is potential energy and kinetic energy. इस चैप्टर में हम लोग इन दो चीज पे फोकस करेंगे. Kinetic energy, a moving object can do work. तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, कोई पर्टिकुलर स्पीड में है, तो वो काम करने की शक्ति रखता है, उसमें वो एनर्जी स्टोर्ड है. An object moving faster can do more work than an identical object moving relatively slow. अगर कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है, एकदम सेम ऑब्जेक्ट अगर हम ले जो थोड़ा मूव कर रहा है जिसका स्पीड कम है, और सेम ऑब्जेक्ट ले जिसका स्पीड ज्यादा है, तो जिसमें स्पीड ज्यादा होगा वो ज्यादा एनर्जी है उसमें और वो ज्यादा काम कर पाएगा. So an object which is moving faster will have more energy and will be able to perform more work. But we are talking about identical objects, same objects. Object in motion possesses energy and we call the energy kinetic energy. तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, मूव कर रहा है, तो उसमें एनर्जी होता है और उस तरह के एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी moving with a certain velocity is equal to the work done on it to make it acquire that velocity. तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर ये एक बॉल था, बॉल रुका हुआ है, इसे फेंकता हूं मैं जब, तो इसे फेंकने के बाद इसमें जो वेलोसिटी आएगा या जो स्पीड आएगा, वो स्पीड लाने के लिए मुझे कुछ एनर्जी खर्च करना पड़ेगा. तो ये काइनेटिक एनर्जी जो ऑब्जेक्ट में आया, दैट इज बिकॉज ऑफ द एनर्जी जो मैंने यूज किया टू थ्रो इट. सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी आई हैव स्पेंट सो दैट that particular object attains that particular speed is known as kinetic energy. मुझे कितना एनर्जी या कितना एनर्जी खर्च करना पड़ा, कितना काम करना पड़ा ताकि ये ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर स्पीड को अटेन कर सके, that is known as kinetic energy, or this is how we can define kinetic energy. Consider an object of mass m moving with a uniform velocity v. uniform velocity से move कर रहा है. Let it now be displaced through a distance s when a constant force F acts on it in the direction of the displacement. तो हम यहाँ पे एक circumstance ले रहे हैं, एक situation ले रहे हैं जहाँ पे एक object है जिसका mass m है और वो uniform velocity u से move कर रहा है. ठीक है, अब उसमें किसी भी तरह का displacement हुआ and that was s, और ये displacement कब होगा? जब हम किसी तरह का force apply करेंगे and this force is being applied in the direction of displacement. So work done is force into displacement. The work done on the object will cause a change in the velocity. Let its velocity change from u to v and let a be the acceleration produced. हम किसी तरह का फोर्स लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट में, तो डेफिनेटली उसमें किसी ना किसी तरह का एक्सेलरेशन होगा, और जब एक्सेलरेशन होगा तो उसका वेलोसिटी भी चेंज करेगा. तो हम मानते हैं कि उसका वेलोसिटी u से v हो गया एंड उसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ दैट इज a. एंड वी नो फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. यहां से हमने s को लिखा तो इट बिकम्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a. एंड वी नो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूटन के लॉ में, फोर्स के लॉ में हमने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ force and displacement in the equation of work done. यहाँ पे force and ये हम इसको first equation मान लेते हैं, इसको let us assume to be second equation and let us assume this to be the third equation. So इस equation में work में
फोर्स के बदले में वी हैव रिटन मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड डिस्प्लेसमेंट के बदले में वी हैव रिटन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a, और वर्क डन इज इक्वल्स टू मास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2. ये एक्सेलरेशन एंड ये एक्सेलरेशन कैंसिल आउट हो गए. Now if the object is starting from its stationary position, अगर कोई ऑब्जेक्ट का इनिशियल स्पीड 0 था, when u was 0, then w क्या हो जाएगा? यहाँ पे u का वैल्यू 0 पुट कर दिए तो it comes half mv square. Thus kinetic energy possessed by an object of mass m and moving with a uniform velocity v is half mv square. So kinetic energy आपको याद रखना है, वो क्या होता है? half into mass into velocity square. So this is how we can find out the velocity या kinetic energy possessed by an object. ये डेरिवेशन भी आपको ध्यान में रखना है. फिर से एक बार रिकंसीडर करते हैं. वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. थर्ड लॉ ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. यहां से s का वैल्यू हमने निकाला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a. फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. नाउ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया. सो वी गॉट दिस. एक्सेलरेशन यहां पे कैंसिल आउट हो गया. Now if the initial velocity was 0, तो हमने u का वैल्यू यहाँ 0 पुट किया, then we got kinetic energy as half mv square. Now second form of energy, potential energy. The potential energy possessed by an object is the energy present in it by virtue of its position or configuration. तो potential energy क्या बोलते हैं? ये किसी ऑब्जेक्ट में तब होता है या होता है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन. फॉर एग्जांपल, जैसे ये आदमी बो एंड एरो को खींच रहा है, अभी कोई एनर्जी नहीं है इसमें, बट मैंने इसे खींच के इस पोजीशन में लाया, तो अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया. एज सून एज वी आर गोइंग टू लीव दिस एरो, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बो विल गेट ट्रांसमिटेड टू द एरो, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी एरो में है. ये पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, इसके पोजीशन की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया है, और जैसे ये इसको छोड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. मैंने इस पेन को यहाँ से उठा के यहाँ पे लाया, सो इसमें अभी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया. आई हैव स्पेंट सम एनर्जी इन ब्रिंगिंग दिस पेन टू दिस सर्टेन हाइट. एज सून एज आई एम गोइंग टू लीव दिस पेन, इट विल गेन सम काइनेटिक एनर्जी. इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगा. दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. सिमिलरली आप सबके पास दिमाग है, यू हैव द पोटेंशियल एनर्जी, बट सब स्टोर करके ही रखे हो, आप उसको यूज ही नहीं करते. यू डोंट कन्वर्ट इट इनटू काइनेटिक एनर्जी टू स्टडी. आप अगर पढ़ाई करना शुरू कर दोगे तो आपका स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड यू विल स्कोर गुड. एग्जांपल, यहाँ पे स्ट्रेस्ड रबर बैंड and arrow and the stress string on the bow. तो ये सब एग्जांपल हो गए पोटेंशियल एनर्जी के. When we stretch a rubber band, the energy is transferred to the band is its potential energy. जो मैंने bow and arrow का एग्जांपल समझाया, इसी तरीके से जब हम रबर बैंड को, इलास्टिक को स्ट्रेच करते हैं तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. Potential energy of an object at a height. An object increases its energy when raised through a height. This is because work is done on it against gravity while it is being raised. The energy present in such an object is the gravitational potential energy. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट तक लाते हैं, तो मैंने आपको पहले भी समझाया, we have to do work against the gravity. Gravitational forces को अपने नीचे की ओर खींच रहा है ना. अगर हम किसी बॉल को ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की ओर खींच रहा है. सो वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स. इसे हमें लिफ्ट करने में फोर्स के अगेंस्ट, उल्टे डायरेक्शन में इसमें हमको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ रहा है. तो ये जो हम एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज गेटिंग स्टोर्ड इन दिस पेन. ठीक है. सो दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज सेड टू बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. Now again consider the situation, कहीं पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है and that is being raised through a height h from the ground. इसे हमने h हाइट तक ऊपर उठाया.
अब फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू दिस, डेफिनेटली इसको उठाने के लिए हमें एक फोर्स स्पेंड करना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करना पड़ेगा. द मिनिमम फोर्स required to raise the object is equal to the weight of the object m into g. तो जो फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा वो मिनिमम फोर्स क्या होगा, मास इनटू ग्रेविटी, बिकॉज़ फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके वजह से है, ग्रेविटी के वजह से. The object gains energy equal to the work done on it. अब इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स हो गया m into g एंड हाइट था यहाँ पे हमने इसे इस पर्टिकुलर हाइट तक रेज किया था h हाइट तक, सो m g h. So potential energy is m g h. Since work done on the object is equal to m g h and energy equal to m g h unit is gained by the object. This is the potential energy of the object. तो हमें क्योंकि mgh एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है, इतना वर्क करना पड़ रहा है टू रेज दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टू दिस सर्टेन हाइट, इसलिए वी कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या स्टोर हो गया, mgh. जैसे हम बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. Work done by gravity depends on the difference in vertical height of the initial and final position of the object and not on the path along which the object is moved. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जाम में देता भी है. पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या चीज पे डिपेंड करेगा, उसके नेट हाइट के डिफरेंस में, ना कि हमने क्या रास्ता अपनाया है टू रीच टू दिस पर्टिकुलर हाइट. ठीक है, दोनों का हाइट सेम है तो दोनों में काइनेटिक एनर्जी mgh ही रहेगा. अगर दोनों का मास सेम है, दोनों का हाइट सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलो. हम कोई भी रास्ता चुने मगर पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन सेम व्हिच इज इक्विवेलेंट टू mgh. When a block is raised from position A to B by taking two different paths where height AB is equal to h, in both the cases the work done on the object is mgh. तो दोनों ही केस में वर्क डन कितना है, mgh के बराबर है, irrespective of the path followed. हम कैसा भी रास्ता, इसमें नेट क्या चीज से मतलब है कि नेट हाइट क्या है. यहाँ पे भी नेट हाइट उतना ही है, यहाँ पे भी नेट हाइट सेम है, h है. तो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन सेम इन बोथ द केसेस. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. According to this law, energy can only be converted from one form to another. It can neither be created nor destroyed. तो एनर्जी को भी हम ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. We can only change its form from one form to another. The total energy before and after the transformation remains the same. तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी काम होगा तो टोटल एनर्जी हमेशा फिक्स्ड रहेगा बिफोर एज वेल एज आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन. एग्जांपल, let an object of mass m be made to fall freely from a height h. At the start, the potential energy is mgh. For example, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से हम इसे गिरा रहे हैं तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh. और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0. क्योंकि इसमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0. द टोटल एनर्जी इज दस mgh. तो टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या हो गया, टोटल एनर्जी इज दस टू mgh plus 0 which is mgh. As it falls, its potential energy is converted to kinetic energy. If v is the velocity of the object at a given instant, the kinetic energy would be half mv square. As the fall of the object continues, the potential energy would decrease while the kinetic energy would increase. अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट या ये बॉल नीचे की ओर आते जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगा एंड काइनेटिक एनर्जी
इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, फिर पोटेंशियल एनर्जी विल फर्दर डिक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी विल फर्दर इंक्रीज. Now here potential energy will become to 0 and kinetic energy will be at its peak which is half mv square. But यहाँ पे ध्यान क्या देना है, यहाँ पे भी total energy जो होगा which is half mv square plus 0 or half mv square, this energy will be equal to mgh, यहाँ का total energy. सो इनिशियल पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी था वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 था, बट दिस एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे भी जो टोटल एनर्जी आया व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों एनर्जी इक्वल है. इनिशियल एंड फाइनल स्टेज दोनों ही केस में एनर्जी सेम है. As it falls, the potential energy is converted to kinetic energy. If v is the velocity of the object at given instant, the kinetic energy would be half mv square. As the fall of the object continues, the potential energy would decrease while the kinetic energy would increase. When the object is about to reach the ground, तब हाइट क्या हो जाएगा 0. यहाँ पे जब वो पहुंच रहा है, जब वो ग्राउंड पहुंचने वाला है तो हाइट 0 हो गया एंड v will be the highest. इस समय फाइनल वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा. Therefore kinetic energy would be largest and potential energy would be least. यहाँ पे potential energy 0 हो गया और kinetic energy यहाँ पे maximum हो गया which is half mv square. However, the sum of the potential energy and kinetic energy of the object would be the same at all points. हर पॉइंट पे, यहाँ पे भी इसको जब हम सम करेंगे, ये भी सम करेंगे, so all this will be constant. ये टोटल हमेशा कांस्टेंट है. Everywhere this is fixed. This is fixed. This is a fixed quantity. So ये जो एनर्जी है ये हर पॉइंट पे फिक्स्ड रहेगा. बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते जा रहा है. पोटेंशियल एनर्जी घटते जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रहा है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोटेंशियल 10 था, काइनेटिक 0 था, तो ये टोटल 10. यहाँ पे क्या हो गया, ये 8 हो गया और ये 2 हो जाएगा, टोटल 10. अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये 2 हो गया तो यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, टोटल 10. यहाँ पे अब ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, टोटल 10. सो दिस एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट. बस यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी का. सो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार एक्सप्लेन करने आता है, सो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. So sum of kinetic energy and potential energy of an object is its total mechanical energy. Mechanical energy हमने पहले भी समझा था, that is equivalent to potential energy plus kinetic energy. Now rate of doing work. A stronger person may do a certain work in relatively less time. A more powerful vehicle would complete a journey in a shorter time than a less powerful one. तो obviously जो आदमी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो किसी भी काम को जल्दी कर सकता है. किसी बाइक में या कोई गाड़ी में स्पीड ज्यादा होता है, वो ज्यादा एनर्जी स्पेंड कर सकता है, उसमें ज्यादा कैपेसिटी है, तो वो जल्दी काम खत्म कर पाएगा, वो जल्दी कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस को अटेन कर पाएगा एज कंपेयर टू अनदर व्हीकल जिसका स्पीड कम है. सो पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन. दैट इज हाउ फास्ट और स्लो अ वर्क इज डन. किसी भी काम करने के लिए चाहे हम फास्ट करें या स्लो करें, टोटल एनर्जी स्पेंड वुड रिमेन सेम. बस डिफरेंस क्या आएगा कि कोई उस काम को जल्दी कर पाएगा, कम टाइम में कर पाएगा, और कोई उस काम को करने में ज्यादा टाइम लगाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं 5 किलोमीटर वॉक करूं या मैं 5 किलोमीटर रन करूं, द एनर्जी स्पेंड विल रिमेन सेम, मगर पावर किसमें ज्यादा लगेगा, जिसमें हम दौड़ रहे हैं, जिसमें हम जल्दी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. So this is something very interesting. सोचने से भी नहीं लगेगा कि भाई 5 किलोमीटर जो दौड़ रहा है उसका एनर्जी भी उतना ही खर्च हो रहा है और जो 5 किलोमीटर वॉक कर रहा है उसका भी एनर्जी उतना ही खर्च हो रहा है. This is something very, मतलब सोचने से, विजुअलाइज करने से it becomes difficult, but actually it is same. Either we walk or either we run. But पावर किसका ज्यादा लग रहा है या पावर किसमें ज्यादा स्पेंड हो रहा है, जिसमें हम जॉग कर रहे हैं या जल्दी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. So power is defined as the rate of doing work or the rate of transfer of energy
power is equals to work done by time taken. The unit of power is watt, in honors of James Watt, having the symbol capital W. 1 watt is the power of an agent which does work at the rate of 1 joule per second. यहाँ work done का हो गया 1 joule, time के लिए हो गया second. So 1 joule per second is equals to 1 watt. And 1 kilowatt is equals to 1000 watts. Or 1 kilowatt is again equals to 1000 joules per second. Average power is the total energy consumed by total time taken. तो एवरेज पावर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल हमने कितना काम किया या कितना एनर्जी खर्च किया और उस एनर्जी को खर्च करने में हमें टोटल कितना टाइम लगा. कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यहां से न्यूमेरिकल्स काफी आता है, 9th में भी है 10th में भी है, सो इसके न्यूमेरिकल्स को आपको प्रैक्टिस करना है. To express large quantities of energy, we use a bigger unit of energy called kilowatt hour. तो बड़े-बड़े एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हम एक बड़ा सिंबल यूज करते हैं या एक दूसरा यूनिट यूज करते हैं, that is known as kilowatt hour. ये यूनिट यूज होता है हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, हम लोग किलोवाट आवर का ही मेजरमेंट लेते हैं. Let us say we have a machine that uses 1000 joules of energy every second. If this machine is used continuously for 1 hour, it will consume 1 kilowatt hour of energy. ठीक है, 1000 joules का मतलब क्या हो गया? ये 1000 joules of energy per second. So 1000 joules per second, which is equals to 1 kilowatt. तो ये 1 kilowatt of energy is being used continuously for 1 hour. तो इसका यूनिट क्या हो गया? 1 kilowatt hour. एक घंटे में कितना एनर्जी यूज हुआ? 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी इज बीइंग यूज्ड. और ये आपको याद रखना है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 into 10 to the power 6 joules. ठीक है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 into 10 to the power 6 joules. कैसे? किलोवाट को जूल्स में कन्वर्ट करें तो ये 1000 हो गया, एंड आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करें joules per second. Sorry, 1000 into 60 into 60. 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5. This comes out to be 3.6 into 10 to the power 6. और 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर. कमर्शियली हम लोग क्या बोलते हैं? 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं. सो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर. Now these are few important questions. इसको आपको नोट कर लेना है and you must prepare it. Apart from this, आपको numericals भी practice करना है, which is again very important for this chapter, and this is going to also help you in your senior classes. Thank you.